नमस्कार मित्रों। 2019 से कोविड को हम सबसे खतरनाक रोगों में शुमार किए करने लगे हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आज सबसे ज़्यादा खतरनाक रोग कौन सा है? या खतरनाक रोग समय समय पर अपना आकार बदलता रहता है, क्योंकि 2019 से तो कोरोना आ गया, तो कोरोना सबसे खतरनाक रोग हो गया। इसने लाखों लोगों को मौत की नींद भी सुला दिया। लेकिन उससे पहले तो कैंसर हमारे लिए सबसे खतरनाक रोग था, और कैंसर का जब प्रचार हुआ, उससे पहले जो HIV था, एड्स था, एड्स रोग सबसे खतरनाक माना जाता था। लेकिन उसके साथ में दूसरे रोग भी रहे हैं जिन्हें हम लाइफ स्टाइल रोग कहते हैं, जैसे कि हृदय संबंधी रोग हैं, डायबिटीज़ है, एस्थमा है, आर्थराइटिस, ये भी सब खतरनाक लोग हैं। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि 1960 तक जो टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, जिसे क्षय रोग कहते हैं, सबसे बड़ा रोग माना जाता था। और जो व्यक्ति टीबी रोग से ग्रसित हो जाता था, उसे एक तरह से मान लिया जाता था कि अब इसका कोई इलाज नहीं है, इसको सिर्फ मृत्यु ही इस रोग से मुक्ति दिला सकती है। तो जो ट्यूबरकुलोसिस है, इसने भी 30-35 साल तक पूरी दुनिया को डरा के रखा। और एक समय क्षय रोग जो था, टीबी था, ट्यूबरकुलोसिस था, सबसे खतरनाक रोग माना जाता था। इसके साथ में निमोनिया था, चेस्ट इन्फेक्शन थे, पेट था, हैजा था। इन सब रोगों को हम खतरनाक सबसे गंभीर रोगों में मानते थे। लेकिन समय समय पर, चाहे तो औषधि कहें या जागरूकता कहें या फिर प्राकृतिक संतुलन कहें, इसके कारण ये रोग नियंत्रित होते चले गए। और इसके बाद दूसरे जो रोग हैं वो सामने आने लगे। 1980 के बाद जो लाइफ स्टाइल संबंधी रोग है, जिसमें डायबिटीज़ है, हृदय रोग है, ब्लड प्रेशर है, ऐसे कई रोग हैं जो उस खतरनाक रोगों की श्रेणी में शामिल हो गए। 1980 के आसपास यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जाता था, तो डायबिटीज़ होते ही उसके चेहरे की आभा बिगड़ जाती थी, क्योंकि उसे मालूम है कि डायबिटीज़ से अब उसे मुक्ति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये तो लाइफ जीवन भर चलने वाला रोग है और इससे मृत्यु ही उसका मुक्ति दिला सकती है, छुटकारा दिला सकती है। लेकिन आज यदि किसी को डायबिटीज़ का पता चलता है तो वो डायबिटीज़ को सहजता से लेता है। आज डायबिटीज़ इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन वैसे देखा जाए, तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए, तो आज भी डायबिटीज़ खतरनाक रोग है, क्योंकि इसके कारण हर साल 2 लाख लोगों को तो किडनियां गंवानी पड़ती हैं। मैं भारत की बात करता हूँ, पूरी दुनिया की बात नहीं करता। और जिसको डायबिटीज़ है, उसको कुछ सालों के बाद हार्ट संबंधी, हृदय संबंधी रोग भी होने सुनिश्चित ही हैं। ब्लड प्रेशर उनको रहता ही रहता है। ऐसे लोगों को इन्फेक्शन की बीमारी भी ज़्यादा रहती है, और यहाँ तक कि टीबी की शिकायत भी ज़्यादा देखी जाती है। तब चमड़ी संबंधी रोग भी होते हैं, ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं। तो डायबिटीज़ आज भी खतरनाक है, लेकिन आज डायबिटीज़ को लेकर हम इतने व्याकुल नहीं होते, इतने चिंतित नहीं होते, क्योंकि डायबिटीज़ का कई साल तक तो नियंत्रण एक आध गोली से होता रहता है, या इंसुलिन का इंजेक्शन लेने से आप सामान्य जीवन यापन कर लेते हैं। लेकिन आज डायबिटीज़ के बाद जो दूसरा रोग जो भय का कारण बना, खतरनाक श्रेणी में शामिल किया गया, वो होता है हृदय संबंधी रोग। हृदय संबंधी रोग यदि किसी को बताया जाता है तो उसका शरीर जो है, उसकी जो आभा है, उसका परिवार जो है, एकाएक चिंतित हो जाता है, क्योंकि हृदय को तो हम अपने जीवन का मुख्य आधार मानते हैं। और हृदय की धड़कन यदि कुछ समय के लिए बंद हो जाए तो मृत्यु तो सुनिश्चित हो जाती है। हृदय के अंदर ये क्षमता है कि वो 200-250 साल तक कार्य कर सकता है, लेकिन आज तो 50 साल तक कार्य कर जाए यही बहुत है। क्योंकि अब देखने में आ रहा है कि 20 साल के व्यक्ति को भी हार्ट अटैक आ सकता है। हृदय संबंधी रोगों से पीड़ित तो देखा जाता है। कई बच्चे तो ऐसे हैं जो जन्मजात रूप से ही हृदय रोग लेके आते हैं, और उसका कोई उपचार नहीं, ट्रांसपोर्टिंग वगैरह होती है, लेकिन महंगा उपचार है, और उससे जीवन बचेगा कि नहीं बचेगा कहना मुश्किल है। क्योंकि जिन बच्चों के हृदय में छेद रहता है या बल्ब खराब रहता है, उनकी ज़्यादातर जो उम्र है 15-16 साल के बाद नहीं चलती है। 15-16 साल से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसी तरह के अन्य रोग भी हैं। आज कैंसर का भी बहुत प्रकोप है, क्योंकि कैंसर सबसे महंगा इलाज माना जाता है, इसलिए कैंसर को सबसे भयानक रोगों में शामिल किया गया है। लेकिन कैंसर या हृदय संबंधी रोग या कोई भी रोग हो, ये इतने भयंकर बनते क्यों हैं, कभी हमने इस पर दृष्टि नहीं दी। क्योंकि जब बन जाते हैं, इतने गंभीर रूप धारण कर लेते हैं, और जब
इलाज पर पैसा खर्च होने लगता है, या हम स्पेशलिस्ट सर्विस लेते हैं, विशेषज्ञों के शरण में जाते हैं और वो हमें डरा देते हैं, हमें भयग्रस्त कर देते हैं, तो हमारा हाल बुरा हो जाता है और हम मान लेते हैं कि अब हम सिर्फ मृत्यु से ही इससे रोग से अलग हो सकते हैं, अन्यथा हमारी सामर्थ्य नहीं। क्योंकि इन रोगों के उपचार पर लाखों रुपए खर्च होते हैं, और लाखों रुपए कहाँ से लेके आए? क्योंकि इस देश में, मैं अपने देश की बात करूँ, मैं अमेरिका की या यूरोप की बात नहीं करूँ, कि वहाँ तो बहुत सारे इलाज सरकारी खर्चे से होते हैं, या वहाँ ऐसी सुविधाएं हैं, वहाँ ऐसे इंश्योरेंस सुविधाएं भी लोगों के प्राप्त हैं कि उसका खर्चा इंश्योरेंस कंपनी उठा लेती हैं, सरकारें उठा लेती हैं। हमारे यहाँ तो सारा खर्चा निजी तौर पे होता है, यहाँ तो इलाज भी इतना महंगा है। और अब तो पिछले 20 सालों में देखें, हमारे मेडिकल प्रैक्टिस में भी एक बदलाव आया है। यदि डॉक्टर एमबीबीएस का है, अंडर ग्रेजुएट है, तो वो आपके नज़दीक है, आपका फैमिली फिजिशियन है, वो आपको सही सलाह भी देता है, सही उपचार भी देता है और आपको ठीक भी करता है। लेकिन यदि आप स्पेशलिस्ट की सर्विस में जाते हैं, आप एमडी के पास जाते हैं, आप डीएम के पास जाते हैं, आप किसी हॉस्पिटल में सर्विस लेते हैं, आप किसी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराते हैं, तो उसमें तो कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ऐसे हॉस्पिटल में पहुंच के या स्पेशलिस्ट के पास आप बुखार के मामले में लेके जाते हैं, तो जो बुखार आज से 15 साल पहले घर में ठीक हो जाता था, हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते वो बुखार 15 से 20 हज़ार रुपये का पड़ जाता है। जैसे आप देखते हैं आजकल डिलीवरियां हॉस्पिटल्स में होती हैं, हॉस्पिटल में एक सामान्य डिलीवरी का भी 50 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है। यदि सिजेरियन हो जाए, वो ऑपरेशन से बच्चा करना पड़े, तो वो 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए तक खर्चा आ जाता है। जबकि यही डिलीवरी आज से 25 साल पहले, आज भी मैं आज इसको नकार नहीं रहा हूँ, आज भी 40% जो डिलीवरियाँ हैं, प्रसव हैं, हमारे घरों में होते हैं और वो न्यूनतम खर्चे में होते हैं। लेकिन 20-25 साल पहले के हम समय में लौट जाएं तो घरों में बच्चे होते थे। हम और आप में से ज़्यादातर लोगों का जन्म घर में हुआ है, उसी कोठरी में हुआ है, इसे हम इसके लिए तैयार कर लेते थे। बिना बिजली के हुआ है, लालटेन में हुआ है, दिए में रोशनी में हुआ है। और खर्चा कितना होता था? 50-100 रुपये। 50 रुपये भी मैं तब कहता हूँ कि जब हमने नोटों को गिनना शुरू कर दिया। उससे पहले तो हमारे पास नोट भी नहीं होते थे, पैसे धन नहीं होता था, तो अनाज में ही प्रसव हो जाते थे, जन्म हो जाते थे, सहजता से होते थे। लेकिन आज तो सहजता की बात ही नहीं रही। आज तो सरकार भी कहती है, स्वास्थ्य विभाग भी कहता है कि हमें घर में डिलीवरी नहीं करानी चाहिए, प्रसव नहीं कराना चाहिए, हमें प्रसव के लिए किसी अस्पताल में जाना चाहिए। और अस्पताल की बात तो ऐसी है, फिर स्टेटस बन जाता है किस में जाना है, आपकी सोसाइटी क्या है, आपके रिश्तेदार कैसे हैं, आपका मित्र सर्कल कैसा है, तो आपको उसके हिसाब से चुनाव करते हैं। और ऐसे जो चुनाव के बाद तो खर्चा बढ़ता ही है। तो सामान्य डिलीवरी का भी खर्चा आजकल 25,000 से लेकर 50,000 और बड़े अस्पताल में तो लाखों रुपये तक का है। तो मैंने बताया है कि जो इलाज की प्रक्रिया है, इलाज की प्रक्रिया बहुत महंगी है। और कोई भी जो महंगा है रोग, कोई भी इलाज जब महंगा हो जाता है तो हमारे लिए खतरनाक बन जाता है। उसे जीवन बचे ना बचे वो बात अलग है। आप देखिए, आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, आप अनुभवी हैं, आप यदि समय हो तो 5 मिनट कभी समय निकाल के आप सोचना, क्या एक आदमी स्टेंट डलवा ले, बाईपास सर्जरी करा ले, या कोई और करा ले, किडनी ठीक ट्रांसप्लांट करा ले, लीवर बदलवा ले, हृदय को बदलवा ले, क्या उससे उसकी उम्र उतनी बढ़ सकती है जितनी की है? यदि एक 50 साल का व्यक्ति अपने हृदय को प्रत्यारोपण कराता है, हृदय ट्रांसप्लांट कराता है, क्या वो हृदय प्रत्यारोपण के बाद 50 साल जिंदा रह सकता है क्या? आप किडनी ट्रांसप्लांट कराने वाला एक व्यक्ति यदि आज उसकी उम्र 50 साल के आसपास है, 35 साल के आसपास है, क्या किडनी लेकर वो 45 साल जिंदा रह सकता है क्या? क्या हार्ट के जितने स्टेंट डलते हैं, बाईपास सर्जरी होती हैं, उनमें से कितने लोगों का जीवन काल 10-15 सालों से ज़्यादा जाता है? तो ये इलाज की प्रक्रिया हैं, ये कुछ समय तक सांत्वना देने की प्रक्रिया हैं। इलाज वही है जो सहजता से हो जाए, आपको निरोगी कर दे, आपको पुनः उस अवस्था में ले जाए जहाँ आप थे पहले। तो उसके लिए है आपको जीवन शैली में बदलाव करने की ज़रूरत है, खान पीन में बदलाव की ज़रूरत है, सोच विचार में बदलाव लाने की ज़रूरत है। और इसके लिए आप योग का आहार ले सकते हैं, और प्राकृतिक जीवन खान पीन का सहारा ले सकते हैं। जो आहार आप खाते थे, आपका परिवार खाता था, आपके पूर्वज खाते थे, उसका यदि अनुसरण करेंगे तो निश्चित ही आप न केवल निरोगी रह सकते हैं, रोगों से दूर रह सकते हैं। और यदि किसी रोग की गिरफ्त में आ भी गए, आप आज चाहे किसी भी रोग से पीड़ित हों, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो
एड्स हो, चाहे वो हृदय संबंधी कोई गंभीर से गंभीर रोग हो, आप अपनी दिनचर्या को बदल दो, खान पीन की प्रक्रिया को बदल दो, प्राकृतिक जीवन शैली को अपना लो। आप सुनिश्चित रूप से 3 महीने में उस रोग से मुक्त हो सकते हैं। और योग का तो कहना ही क्या, योग कोई रोग भगाने की प्रक्रिया नहीं है, योग तो जीवन पद्धति है। आप योग का अनुसरण करते हैं तो आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से भी आप स्वस्थ रहते हैं। आत्मिक रूप का अर्थ है कि आपकी बुद्धि, विवेचना, आपकी योजना बनाने की क्षमता, आपकी आनंद की अनुभूति, आपका जो व्यवहार, बर्ताव और जो 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 समाज के लिए देन है वो अनुपम रहती है। और स्वस्थ तो आप रहते ही रहते हैं। तो योग का अनुसरण कर लीजिए। योग कोई 4 आसन नहीं है, योग कोई पढ़ने या सुनने या देखने की प्रक्रिया नहीं है। योग है अनुभूति का प्रयोग, अनुभूति का प्रयोग है। आप योग करिए, आप अनुभव देखिए, आप निरोगी रहिए और योग करेंगे। आप आज से भी योग करेंगे तो आज से करके भी अपने जीवन को 10 से 15 साल बढ़ा सकते हैं। और यदि आप योग का नियमित आश्रय लेंगे तो 70, 80, 90 साल तो आपके लिए सामान्य है। 90 साल में भी आप उतने ही सक्रिय, स्वस्थ रह पाएंगे जितने कि आपके पूर्वज रहते थे, हमारे पूर्वज रहते थे। हमारे पूर्वज 90, 100 साल तक खेतों में भी काम करते थे। लेकिन आज यदि आपने कोई ऐसा व्यक्ति देखा हो जो 90 साल में पैदल चल के 2-4 किलोमीटर जा सकता हो, कानों से सुन सकता हो, अखबार पढ़ सकता हो, जिनके दांत सलामत हो, तो मुझे इसके बारे में मत सूचित करिए कि मैं ऐसे व्यक्तियों का जो अनुभव है उसको संग्रह करने में रुचि रखता हूँ। और यदि नहीं है तो मेरी बात आप मान लीजिए कि आप स्वस्थ प्राकृतिक जीवन शैली का अपनाने चाहिए। तो मैंने ये आज जानकारी दी कि आज हम किस रोग को भयंकर माने, खतरनाक माने, किससे डरें। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सभी रोगों को खतरनाक मानो। और लेकिन यदि किसी रोग को आप सही तरह से टैकल करेंगे, सही तरह से उसका हल ढूंढेंगे तो आपको सहजता से मिल जाएगा। वो प्राकृतिक जीवन शैली में है। और मैंने ये आपको विषय वस्तु दी, आपको मेरी विषय वस्तु कितनी पसंद आई, कितनी आपको इसमें कुछ जानकारी आपको लगी कि ठीक मैं कह रहा हूँ, तो मेरे को उसके संबंध में मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स देके या यस नो के लिख के ही मुझे सूचित करें। मेरे वीडियोस को आप लाइक भी कर सकते हैं। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, अपने मित्रों तक भी इसको शेयर करें। और यदि आपने मेरे जो चैनल को अभी जो बेल आइकॉन है उसको अब दबाया नहीं तो उसको दबा लें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।